We have near about 84 patents so far. Yes. We are the first agriculture university who has customized the national innovation startup policy. मैंने हिंदुस्तान को एक अपना एग्री इंक्यूबेशन मॉडल दिया है। तो आपके पास स्टार्टअप है जो फूड टेक्नोलॉजी के साथ है, आपके साथ इंडस्ट्रीज वैसे होनी चाहिए जो फूड टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं। What we need is your time, determination and idea. Yes. If you are well versed with the idea, come and आप एक इंक्यूबेशन सेंटर के साथ जुड़ जाओ एंड सी के एक ड्रास्टिक चेंज आप अपने आप में पाओगे। कश्मीर लाइफ आज की मुलाकात एग्रीकल्चर स्पेशल में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस सीरीज के जरिए हम आपसे उन तमाम लोगों की मुलाकात कराते हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हैं या एग्रीकल्चर के अलग अलग शोबों से, अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं, फिर चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, सेरिकल्चर हो, एपीकल्चर हो या और ऐसी कुछ चीजें जिन्हें हम एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेसेस कह सकते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब नवीद हमीद साहब। नवीद हमीद साहब के बारे में अगर बात करें तो ये मौजूदा वक्त में सीईओ है, हेड स्कॉस्ट कश्मीर इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर। यानी स्कॉस्ट में ये उन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें गाइड करते हैं कि किस तरीके से वो अपने रिसर्च को एक ब्रांड में तब्दील कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीजें, फिर चाहे वो स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर हो या अलाइड उनकी जितनी भी चीजें होती है, जब वहां बच्चे पढ़ते हैं वो अपना रिसर्च करते हैं और उसके बाद रिसर्च में कई सारे ऐसे लोग होते हैं कुछ बेहतर काम करते हैं, उन्हें हम अपग्रेड करके एक ब्रांड कैसे बना सकते हैं। नवीद साहब बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। शुक्रिया आपका भी। जैसा आप एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जुड़े हैं, बिजनेस के साथ जुड़े हैं, बिजनेस फैक्टर पे हम बात करते हैं। सबसे पहले जब हम एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी की बैकबोन इसे माना जाता है। तकरीबन 60 से 70% आबादी जम्मू कश्मीर की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन दो सेक्टर्स के साथ, खसूसन एग्रीकल्चर के साथ या हॉर्टिकल्चर के साथ जुड़ी हुई है। तो कितना स्कोप है जम्मू कश्मीर जैसी जगह पे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर को एक मास लेवल पे ले जाना और हमारी और आबादी को इसके साथ जोड़ने। शुक्रिया आपका, आपने यहाँ मदू किया। बेसिकली जो आपका क्वेश्चन है रिगार्डिंग बिकॉज अगर हम बात करेंगे JNK UT की बात करेंगे, यहाँ पे जिसको बैकबोन माना जाता है इकोनॉमी का, वन इज एग्रीकल्चर एंड अदर इज टूरिज्म। सो जब ये बैकबोन है दैट इट मीन्स कि जहां जिस प्रकार से यहाँ प्रॉब्लम होगी, जिस प्रकार से प्रॉब्लम्स यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में होंगी, अगर उनके पास अगर उन प्रॉब्लम्स को हम सोल्यूशन देंगे दैट देयर इज अ वाइड स्कोप। दैट्स व्हाई कि हम स्कॉस्ट कश्मीर अगर हम बात करेंगे कंट्री लेवल पे, वी हैव सम 78 प्लस स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और हमारी जो यूनिवर्सिटी है स्कॉस्ट कश्मीर, ये फिफ्थ रैंक्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया। एंड जो इंक्यूबेशन सेंटर जो होस्ट कर रही है जिस यूनिवर्सिटी स्कॉस्ट कश्मीर, उसका नाम है स्कॉस्ट के इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर। दैट्स in terms of Jammu and Kashmir ecosystem, we have 13-14 incubation centers and this is the top most incubation center we have. हमारा काम भी यही है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो क्रिटिकल इश्यूज है, क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है जो भी एग्रीकल्चर में, उन क्रिटिकल इश्यूज और प्रॉब्लम्स को किस तरह हम सोल्यूशन दे, सो दैट वी मे कम अप विद अ वायबल सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज, जिससे एक सोशल इम्पैक्ट निकले और इकोनॉमी भी बूस्ट हो जाए। इकोनॉमी भी बूस्ट हो जाए। तो जब कॉस्ट की बात करते हैं कई सारी चीजें हमारे जहन में आती है और आपने भी एक बात कही कि इंडिया में काफी यूनिवर्सिटीज है और टॉप 5 यूनिवर्सिटी में एक कॉस्ट यूनिवर्सिटी भी है, जैसे शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कई सारे बच्चे यहाँ से निकलते हैं, कहीं बेहतरीन रिसर्चर्स कॉस्ट प्रोड्यूस करता है, रिसर्चर्स प्रोड्यूस करता है। तो मौजूदा वक्त में क्या सूरत हाल है कॉस्ट की, किस लेवल पे हम अब अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा रहे हैं, कितने पेटेंट्स हमारे पास हैं और नए क्या ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, क्या ऐसी रिसर्चेस हैं जिनसे आने वाले वक्त में, क्योंकि अब चैलेंजेस काफी ज्यादा बढ़ते हैं, जब हम देखते हैं मौजूदा वक्त में क्लाइमेटिक कंडीशंस काफी बदल गई हैं, अब जो अर्ली क्रॉप्स थे वो और अर्ली हो गए हैं, लेट क्रॉप्स और लेट हो गए हैं, तो क्लाइमेटिक कंडीशन से भी काफी हम देखते हैं उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, उससे लोग भी काफी परेशान हैं। तो मौजूदा वक्त में क्या सूरत हाल है, क्या कॉस्ट इस लेवल पे इतना केपेबल है कि वो इन मौजूदा कंडीशंस के साथ लड़ पाए? इसके लिए जो मैंने बोला कि एग्रीकल्चर है कोर इकोनॉमी का एक बड़ा बैकबोन है यहाँ JNK का।
जो क्रिटिकल इश्यूज हैं हम इन पे फोकस कर रहे हैं अभी, बिकॉज कॉस्ट की बात करेंगे, वी हैव क्रीम लेयर ऑफ नो रिसर्चर्स एंड रिसर्च जो हमारे पास हमने करे हैं, जिसपे हम अभी काम कर रहे हैं, दैट्स वाई हमारा फोकस अभी है ट्रांसलेशन रिसर्च पे। जो आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं डीबीटी के, डीएसटी के, एक साइंटिस्ट कर लेता है 2-4 साल 5 साल उसमें दे देता है, तो फिर या तो वो एक पेपर की शेप में आपके पास रहता है या तो एक सैंपल की शेप में आपके लैब में लेता है। बिल्कुल। तो सुकास्ट ने, मैं आपको क्यों ये बताऊं, क्योंकि जो सुकास्ट है वी हैव 4 मैंडेट्स, राइट फ्रॉम टीचिंग, रिसर्च, एक्सटेंशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। हमने इनोवेशन क्यों डाला इसमें, बिकॉज इन ऑर्डर टू लिंक द गैप बिटवीन टीचिंग, रिसर्च एंड एक्सटेंशन। रिसर्च तो क्रीम है हमारे पास, बट कहीं ना कहीं पे इसको कमर्शियल लेवल तक किस तरह पहुंचाए, है ना, वो बहुत जरूरी है। और कमर्शियल लेवल तक क्यों पहुंचाना है, सो दैट वी मे हैव अ सॉर्ट ऑफ एन मार्केट इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट। तो कोशिश हम कर रहे हैं इसी असना में यूनिवर्सिटी ने, जो अथॉरिटीज यूनिवर्सिटी की हैं और वाइस चांसलर, उन्होंने इस इंक्यूबेशन सेंटर को एस्टेब्लिश किया है विद द फोकस कि हम ट्रांसलेशनल रिसर्च पे ज्यादा फोकस करें। हम जो हमारे पास लैब में रिसर्च पड़ी है जिनका एक सोशल इम्पैक्ट हो सकता है, जिससे आपकी इकोनॉमी बूस्ट हो सकती है, हम उनको उन रिसर्च को लैब से लेके मार्केट कनेक्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई इस असना में हमने क्या किया, वी हैव नियर अबाउट 84 पेटेंट सो फार। और 84 पेटेंट मींस हमारे पास 84 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है, टेक्नोलॉजीज है हमारे पास। नाउ उसमें हमने कम से कम 35% जो है आउट ऑफ द 84 जो हमने कमर्शलाइज किया है, जो अभी प्रोडक्ट मार्केट में भी है, और जो अपना काम जो है मार्केट में कर रहे हैं। बिल्कुल सही नवीद साहब, एक्चुअली हम ये वाले पार्ट पे बाद में आते। मैं ये चीज जानना चाहता हूँ कि क्या आने वाले चैलेंजेस के लिए कॉस्ट तैयार है कि हम उन चैलेंजेस से फाइट कर पाए इन अ बेटर वे, इन अ साइंटिफिक वे? यस, आपने देखा होगा अभी JNK में एक मेगा प्रोजेक्ट है HADP, होलिस्टिक एक्टिविटी डेवलपमेंट प्लान, दैट्स एक्चुअली द ब्रेन चाइल्ड एंड ऑफ द सुकास्ट कश्मीर एंड सुकास्ट जम्मू, जो दोनों यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर साहब हैं। तो बेसिकली उसमें हमारे 29 प्रोजेक्ट्स हैं। वो प्रोजेक्ट्स नहीं है, वो 29 प्रॉब्लम्स है, और 29 प्रॉब्लम्स पे हम 29 सोल्यूशन लेके आए हैं, और जो भी जिनको अभी 2-2.5 साल हुए हैं और उनकी सक्सेस रेट बहुत अच्छी खासी है। दिस इज व्हाट द स्ट्रेंथ ऑफ सुकास्ट कश्मीर इज। और अभी सुकास्ट सिर्फ एक तालीमी इदारा नहीं है, इट्स व्हाट वी कैन कॉल इट, इट्स अ पॉलिसी हब। नाउ JNK की बात करेंगे या इंडिया की बात करें, इट्स अ पॉलिसी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे हम पॉलिसीज पे फोकस कर रहे हैं। HADP इज अ पॉलिसी, JKSIP is a policy. We are the first, agriculture university who has customized the National Innovation Startup Policy. And we customized that, हमने वो customize किया है NISP into SISP, सुकास्ट की इनोवेशन स्टार्टअप पॉलिसी, जिससे एक प्रोविजन बनता है कि जो आपकी जो रिसर्चर्स हैं, हार्डकोर रिसर्चर्स हैं, उनको हम किस तरह कमर्शलाइज करें। तो अभी हमारे पास कम से कम 17+ फैकल्टी स्टार्टअप्स हैं, और वो एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी, जब हमने वो रोड मैप तैयार किया। बिल्कुल। सो यही मैं असल में जानना चाहता था, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत है और आपने उसी चीज को कहा कि 29 प्रॉब्लम्स है और उनका सोल्यूशन भी देखा जा रहा है, और अभी तक सक्सेस रेट काफी अच्छी है। अब आपके डोमेन के जरा बात करते हैं, क्योंकि एग्री स्टार्टअप्स पे आप देखते हैं उन चीजों को, और कई सारी सक्सेस स्टोरीज भी आपके पास रही होंगी। कुल मिला के कितने लोग अभी तक शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से निकले हैं, फिर चाहे वो स्टूडेंट्स हो या हमारी फैकल्टी हो, जिनके स्टार्टअप्स हो और वो स्टार्टअप अब एक ब्रांड की शक्ल में सामने आ रहे हैं? हाँ, थोड़ा सा इससे पहले मैं आपको इसका बताऊंगी कितनी क्वांटिफिकेशन करूं, बट मैं यहाँ बताऊं हमारा फोकस क्या है। बेसिकली इट्स एन एकेडमिक यूनिवर्सिटी जी, और वहां पे आपको पता है कि फैकल्टी और स्टूडेंट्स ही होंगे। तो हमारा फोकस है, बिकॉज चैरिटी बिजनेस फ्रॉम होम, वी हैड स्टार्टेड फ्रॉम फ्रॉम आवर ओन प्लेस। तो हमने कोशिश की है कि किस तरह हम ये जो UG का बच्चा है, MSc करके, PhD करके, डिग्री करके, रिसर्च करके, हम इसको किस तरह मोटिवेट करें, इस बच्चे को किस तरह मोटिवेट करें, सो दैट बी इन द डोमेन ऑफ इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप। मैं बता दें चलो, वी हैव सम 72 एग्री स्टार्टअप्स, 72 एग्री स्टार्टअप्स जो हमने जीरो से एस्टेब्लिश किया है। मैंने भी आपको बोला कि हमारा फोकस है ट्रांसलेशन रिसर्च का। इसमें मैक्सिमम ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने PhD अपनी की है, PhD में उन्होंने एक पोटेंशियल किसी पे रिसर्च किया था और हमने उसी को कमर्शियलाइज किया है। सेम इज द केस विद द फैकल्टी, जिस फैकल्टी ने अच्छी खासी रिसर्च किया है, कपल ऑफ आवर फैकल्टीज आर दे हैव डेवलप्ड वंडरफुल प्रोडक्ट्स, न्यूट्रास्टिकल प्रोडक्ट्स, और कपल ऑफ स्टार्टअप्स, अभी आपने देखा होगा मार्केट में वी हैव द
Cashford Innovations Private Limited. That's a smart precision region specific feed जिसका मार्केट में भी अच्छा खासा पेनिट्रेशन है। उस प्रकार का हम अभी काम कर रहे हैं। और प्लस कि किस तरह हम एक बच्चे को तैयार करें, किस तरह हम एक यंग माइंड को तैयार करें, सो दैट कि हम उसका जो इंटेलेक्ट है उस इंटेलेक्ट को हम प्रोटेक्ट करें, जिसको हम आईपीएस बोलते हैं, जिसको हम पेटेंट बोलते हैं। और जैसे मैंने अभी बोला कि वी हैव सम 83 पेटेंट जो ग्रांट हुए हैं, कम से कम 115 जो हमने फाइल किया है। पर जैसे ह्यूज नंबर इन टर्म्स ऑफ द कंट्रीज कंसर्न। तो हमारा फोकस अभी यही है कि जो भी J&K के क्रिटिकल इश्यूज है एग्रीकल्चर में या अलाइड सेक्टर में, उन क्रिटिकल इश्यूज को किस तरह हम सोल्यूशन दे ताकि एक सोशल इम्पैक्ट हो और एक उस इनोवेटर की सस्टेनेबिलिटी उसके साथ जुड़े, और प्लस उसके साथ लोग और जुड़े, सो दैट कि दे मे क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज वेल। बिल्कुल सही। तो जो नवीद साहब आप ये बात कर रहे हैं कि जब हम इस कॉस्ट की बात करते हैं तो मोस्टली वहाँ या तो प्रोफेसर्स होंगे या हमारे स्टूडेंट्स जो एग्रीकल्चर या अलाइड सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, क्या उनको इस डोमेन में लाने से हमारी रिसर्च ज्यादा बेहतर हो जाती है? एग्जैक्टली ये वही बात है कि सपोज आप कितनी भी मेहनत करो, अगर उसका आउटकम ना निकले, इम्पैक्ट ना निकले, तो दैट्स ऑल इन वेन। एक बच्चा जब डिग्री करता है या एक रिसर्चर जब रिसर्च करता है, 2-3 साल जब इसमें लगा देता है, अपना जो है पसीना खून पसीना उसमें कर लेता है, जब लास्ट में वो एक पेपर देखता है ना, एक रिसर्च पेपर, इसमें भी शायद फॉर अ टाइम भी उसके लिए वो एक मसरत हो, एक खुशी हो, बट उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं होता, इम्पैक्ट नहीं होता। दिस इज व्हाई वी हैव इंक्लूडेड दिस डोमेन, सो दैट कि उसको एक सेटिस्फेक्शन मिले कि नहीं, जो मैंने 3 साल यहाँ दिए, जो मैंने 10 साल यहाँ दिए, उस 10 साल का एक अर्थ निकला है, इसका एक आउटकम निकला है। अब मान के चलो कि आप कुछ भी करोगे, जब तक आपके पास एक पैसा ना आए, जब तक आप एक सस्टेनेबिलिटी मॉडल अपने पास अपने साथ ना ले जाओ, तो उसका मुझे नहीं लगता कि कोई फन है उस काम का भी या उस डिग्री का भी। तो हम इसको एज एन इंक्यूबेटर हेड हम उसको मोटिवेट करते हैं, उसको ग्रूम करते हैं, उसको मेंटोर करते हैं, सो दैट इस फेज में आ जाए और वो एक बेंचमार्क बने बाकी लड़कों के लिए, बिकॉज वी हैव टू क्रिएट द बेंचमार्क्स। वी हैव क्रिएटेड आपने एक यूनिकॉर्न का नाम सुना होगा। नाउ द Sucast has created its own sort of a model. We call that Sucast K baby corns. जी, वो दैट्स अ सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। वो एक मॉडल हमने बनाया है, हालांकि वो यूनिवर्सल टर्म तो है नहीं, बट हमने इसलिए बनाया ताकि हमारे जो इनोवेटर्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो यंग माइंड्स हैं, उनके सामने एक बेंचमार्क हम खड़ा करें, उनको बोले कि जब ये भी तो आपके साथ ही डिग्री कर रहा था, ये भी तो आपके साथ ही रिसर्च कर रहा था, ये भी तो आपके साथ ही बैठता था, अब सी हिज यार इसका एक लेवल, एक स्टैचर देखो, इसकी एक ब्रांड इक्विटी यूनिवर्सिटी में बन गई है, सो दैट कि वो बेंचमार्क बने और मे बी शायद उससे लोग प्रेरणा और मोटिवेट हो जाए, वो भी उस एरिया में आ जाए। इससे क्या होता है कि जब हमारा फोकस अब ट्रांसलेशन रिसर्च पे, जब हमने दिखाया कि अब इसका इम्पैक्ट है, तो उस पर ज्यादा रिलीफ फंडिंग एजेंसीज भी करते हैं। अब मैं बताते चलूं कि हमारे 15 ऐसे यंग माइंड्स हैं, 15 ऐसे यंग माइंड्स सुकाश कश्मीर के, जिन्होंने नेशनल लेवल पे हजारों को compete किया, हजारों के साथ compete किया और हजारों में से अपनी स्पेस क्रिएट किया। दे आर नाउ द वी हैव 15 बिग बायरेक ग्रांटीज, जिनको 50-50 लाख गवर्नमेंट ऑफ डीबीटी से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑर्गेनाइजेशन है बी बायरेक, वहां से 50 लाख उनके अकाउंट में डायरेक्ट चला गया, सो दैट कि वो जो रिसर्च उन्होंने किया था, जो उनका आइडिया था, उस पर काम करे, उसको ट्रांसलेट करे इनटू वायबल सॉर्ट ऑफ एन स्टार्टअप, एंड दे आर इन द मार्केट नाउ। सो दे आर द मोटिवेशन। Yes, they are fetching the results as they are the motivation. That's why कि जब आप कोई चीज आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ बॉक्स करते हो ना, तो लोग आप पे भरोसा भी कर लेते हैं, और इससे कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी भी आ जाती है आपकी लाइफ में। एग्जैक्टली। तो जो अब बेबी कॉर्न की बात कर रहे थे, क्योंकि ये काफी वक्त तक इस पे बात होती रही, इसके बारे में जरा सा बताएं, क्योंकि कई सारे लोगों को शायद इसका इल्म ना हो। तो ये कैसे आइडिया आया था और फिर इस पे क्या काम हुआ? बेसिकली देखो, जब हम बात करेंगे ना स्टार्टअप इकोसिस्टम की, स्टार्टअप डोमेन की, ये आसान कहना है कि स्टार्टअप बन गया, एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, LLP है या ये मार्केट में, बट ये जो जर्नी है ना, ये बहुत कठिन होती है, बिकॉज यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। पहले आपने इस इनोवेटर को अपने साथ बिठाना है, फिर इसको मेंटर करना है, गाइड करना है, इन बिटवीन डिमोटिवेशन बहुत जगह पे हो जाता है, चैलेंजेस, ठीक है, चैलेंजेस आते हैं। उन चैलेंजेस को फेस करके आप एक जब स्टार्टअप निकलता है ना, तो फिर वो कहीं रिवर्स गियर पे ना आ जाए, तो ये बहुत बड़ा जो है, इससे पेनफुल है। तो उस चीज को हमने थोड़ा सा दिमाग में सोचा, आई वाज गाइडेड बाय द ऑनरेबल वाइस चांसलर। हमने कोशिश की कि जो हमारे पास स्टार्टअप्स हैं, जो मार्केट में है, एंड दे आर फेचिंग इन करोर्स, ठीक है ना, कपल ऑफ स्टार्टअप्स फॉर दोज जिनका करो, हमने सोचा कि
क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं सो दैट कि इनको एक टैग हम ऐसा दे अपनी यूनिवर्सिटी में, सो दैट ये बाकियों के लिए एक बेंचमार्क बन जाए। बाकियों के लिए तो बेंचमार्क बन जाए, मगर खुद भी मोटिवेट हो जाए कि जो हम कर रहे हैं जिस डोमेन में ये सही है, सो दैट कि अगर वो मानो अभी 10% काम कर रहे हैं, 10% की सक्सेस रेट है, मे बी शायद 20x या 30x भी हो सकता है, बिकॉज जब आप उनको बूस्ट अप करोगे। दिस इज एक्चुअली व्हाई हमारे दिमाग में आया कि लेट्स कम अप विद सॉर्ट ऑफ एन मॉडल जो उसको लगे कि नहीं मैं भी कश्मीर का एक यूनिकॉर्न हूं। तो दैट्स व्हाई ये जो कॉइन कर दिया गया। जो आप चैलेंजेस की बात कर रहे थे नवीद साहब, बिकॉज यू हैव मेंटर्ड मेनी देयर एंड आपने ये पूरा प्रोसेस अब बहुत सालों से देखा है, कई सालों से आप इन चीजों पे फोकस करते हुए आ रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है एक स्टार्टअप को क्रिएट करने में? जो आपका क्वेश्चन है, अगर गूगल करेंगे ना तो n नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर, राइट फ्रॉम द फंडिंग, राइट फ्रॉम द मेंटरशिप। जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लमेटिक थिंग बनता है ना, दैट्स एन एक्सपेक्टेशन। ओके, ये थोड़ा मैं शायद ये समझने में लोगों को शायद दिक्कत भी होगी कि क्या है एक्सपेक्टेशन। मीन्स कि जब आपके पास एक यंग इनोवेटर आता है ना और वो एक आइडिया लेके आता है कि उसको अब लगता है कि नहीं यही एक ऐसी जगह है जो इस आइडिया को एक शेप दे सकता है, ठीक। वो जो एक्सपेक्टेशन इसके साथ लिंक है ना, अगर आपने जस्टिस नहीं किया इसके एक्सपेक्टेशन के साथ, दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट लूप होल एंड वन ऑफ द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट वी हैव इन द इकोसिस्टम। एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप, मैं इसलिए लिंक कर रहा हूँ एक्सपेक्टेशन, ठीक है ना। एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप, एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ हैंड होल्डिंग सपोर्ट, कि जब इसको दिक्कत, जब उसको जरूरत हो फंडिंग की, बट आपके पास फंडिंग अवेलेबल नहीं है, सही, और आप इसको 2 महीना, 4 महीना, 10 महीना, 1 साल ड्राई करते हो, तो वो एक फैक्टर बन जाता है। दैट्स ए क्रिटिकल फैक्टर, जिस बहुत बड़ा इशू है। एंड सेम, अब आपके पास फंडिंग है, आपने उसे फंडिंग भी दे दिया। नाउ द सेकंड वन इज एक्सपेक्टेशन ऑफ मार्केट लिंकेजेस, या एक्सपेक्टेशन ऑफ व्हाट वी कैन वैलिडेशन या लीगल कंप्लायंसेस। अब आपके पास प्रोडक्ट बन गया है, अब इसकी लीगल कंप्लायंसेस है। इफ यू आर नॉट वेल वर्स्ड विद दीज द काइंड ऑफ स्टफ, द लीगल कंप्लायंस आप कर सको, सर्टिफिकेशन कर सको, दिस इज आल्सो अ सॉर्ट ऑफ अ फैक्टर ऑफ सेटबैक। अनदर इज द मार्केट लिंकेज। अब सब कुछ बना, इसको मार्केट रेडी, इसको प्रोडक्ट रेडी है, मार्केट में लॉन्च करना है, बट आपको पता नहीं हाउ टू कनेक्ट विद द मार्केट, हाउ टू कनेक्ट। दीज आर, हर एक जगह पे एक्सपेक्टेशन लिंक है। पर अगर आपने एक्सपेक्टेशन के साथ जस्टिस नहीं किया, तो दिस इज बिगेस्ट सेटबैक होता है अपने हमारे इकोसिस्टम में। अब हर एक स्टार्टअप को फंडिंग नहीं चाहिए, हर एक स्टार्टअप आइडिया से स्टार्ट नहीं होता, हर एक स्टार्टअप को वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, और किसी स्टार्टअप को मार्केट की जरूरत है, किसी स्टार्टअप कोलैबोरेशन की जरूरत है, किसी स्टार्टअप को आपके साथ सिर्फ जुड़ने की जरूरत है, सो दैट कि आपके साथ उसको एक ब्रांड इक्विटी मिले। सो हर जगह पे उसकी एक्सपेक्टेशन है। अगर आपने एक्सपेक्टेशन पे आपने मैच नहीं किया, तो वो एक बड़ा एक सेटबैक है, वो सेटबैक रहता है। तो जो आप, क्योंकि आपने अभी अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ये चीज बताई, तो यहाँ जब आपके पास बच्चे आते हैं, आपके पास वो रिसर्चर्स आते हैं, किस तरीके से आप उनके साथ डील करते हैं? बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक टाइम शायद ऐसा भी रहा होगा जब आपने शुरू किया होगा, और आज आपके पास कई सालों का एक्सपीरियंस है, कई बरसों का एक्सपीरियंस है। तो इन ओवर द टाइम पीरियड, क्या चीजें हैं जो आपको लगी कि शुरू में और अभी में डिफरेंस आती है, किस तरीके से टैकल करना है सिचुएशन? देखो, हर एक जो इंक्यूबेटर हेड होता है ना, या जो भी इंक्यूबेशन मैनेजर्स होते हैं या इंक्यूबेशन स्टाफ, इनका एक अलग अलग अपना तरीका होता है हर एक इनोवेटर के साथ डील करने का। वैसे ही मेरा भी अपना एक डिफरेंट है। मैं आपको बताते चलूं अपने ऑडियंस को कि मैंने हिंदुस्तान को एक अपना एग्री इंक्यूबेशन मॉडल दिया है, वो मेरा कॉपीराइट है, ठीक है ना। हमने हिंदुस्तान को एक एग्री, उसमें मेरा क्या है, जब भी मेरे पास कोई इनोवेटर आता है ना, तो पहला मेरा ये होता है कि मैं उनको फील देता हूँ कि मैं न कोई हेड हूँ न कोई एक्सपर्ट हूँ। वाई? बिकॉज अगर आपने उसको अपना एक्सपर्टीज जानना स्टार्ट किया ना, तो शायद अगर टर्मिनोलॉजी आपने उसको बता दी, शायद वो बोलेगा यार मैं कहाँ पे आ गया, ये एक स्कूल है। इंक्यूबेशन एक स्कूल नहीं है, इंक्यूबेशन एक स्कूल नहीं है, इट्स एक्चुअली अ सॉर्ट ऑफ एन एनवायरनमेंट, एक माहौल है, जिस माहौल में आपने इस इनोवेटर को पहले उस हिसाब से वहां बिठाने ताकि उसको लगे कि नहीं मैं घर पे बैठा हूं। ये माहौल ही है। बिकॉज इंक्यूबेटर क्या है,
इंक्यूबेटर काम करता है कि ये एक इनोवेटर की ग्रोथ को सपोर्ट करता है, उसको ऐसा माहौल देता है, ऐसा एनवायरनमेंट देता है, ऐसा सपोर्ट देता है ताकि वो ग्रोथ करे, उसके आइडिया ग्रोथ करे। मेरे पास जब भी कोई बच्चा आता है तो पहला मेरा क्या होता है कि एक व्हाट वी कैन कॉल अ सॉर्ट ऑफ एन, मैं उसके साथ एक लिंक बनाता हूँ, एक राबता बनाता हूँ। वो 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता चलता है। उसके बाद मेरा डिस्कशन स्टार्ट होता है। वी कॉल इट वन ऑन वन ब्रेनस्टॉर्मिंग डिस्कशन, जहां पे मैं ज्यादा उसका ही सुनता हूँ, अपना कम झाड़ता हूँ यहाँ से। बिकॉज इनोवेटर वो है, आइडिएट उसने किया है, उसको तो ज्यादा पता होगा ना। उसके बाद उसकी असल में मेंटरशिप स्टार्ट होती है। मेंटरशिप कैसे स्टार्ट होती है? बिकॉज जो उसका आइडिया होता है, आइडिया तब आता है जब उसने कोई प्रॉब्लम फेस की होती है, ठीक है, और प्रॉब्लमेटिक एरिया उसको पता है और सोल्यूशन भी उसको पता है। मेरा काम क्या है? ओनली टू ब्रिज द गैप बिटवीन द टू, उसको रास्ता बताऊं कि अब आपने जाना कहाँ है, आपका मंजिल कहाँ है, नेक्स्ट स्टेप क्या है। एंड देन आई कनेक्टेड विद देम द लीडिंग मेंटर्स, जो नेशनल लेवल के मेंटर्स हैं, जिनने खुद अपने स्टार्टअप्स बनाए हैं। ऐसा नहीं कि कोई प्रोफेसर है, कोई एसोसिएट प्रोफेसर है, एकेडमिकली कोई साउंड है तो मैं उसको लाता हूँ। जो इंडस्ट्री से पर्सन है या जो इंक्यूबेटर्स जो है, जिनने खुद स्टार्टअप्स अपने बनाए हैं, उनके साथ उनका एक 1-to-1 रहता है और उनको हम मेंटरशिप बोलते हैं। और उसके बाद हमारे पास, बिकॉज वी हैव वेल वर्सेड फैब्रिकेशन लैब एट स्काश कश्मीर, उसमें हम जब उसके आइडियाज को अपने ट्रांसलेट करना है ना, आइडिया इज एन इंटेंजिबल थिंग, जब इंटेंजिबल को टेंजिबल बनाना है, वी कॉल दैट ए प्रोटोटाइप। उसमें हम उसका सपोर्ट करते हैं एंड देन वी फैब्रिकेट द प्रोटोटाइप्स, एंड उसके बाद उसका और कनेक्ट रहता है, वैलिडेशन रहती है, देन एमवीपी, एंड उसके बाद उसका मार्केट लॉन्च हो जाता है। सो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि बोलने में शायद ये 3-4 मिनट में आपने कंक्लूड कर दिया, बट इसमें कई बार सालों लग जाते हैं। तो जो मेंटरशिप की आप बात कर रहे हैं नवीद साहब, हाउ इम्पोर्टेंट इज मेंटरशिप? और अगर सही मेंटरशिप नहीं मिली तो जैसे आपने शुरू में कहा कि अगर एक्सपेक्टेशन मैच नहीं कर पाए तो एंड रिजल्ट शायद 0 हो सकता है, आप स्क्रैच पे वापस आ सकते हैं। तो सही मेंटर को किस तरीके से आप ढूंढेंगे? क्योंकि शायद सबके पास कॉस्ट नहीं अवेलेबल होगा, तो सही मेंटर को कैसे ढूंढें? और आज के वक्त में इंटरनेट का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं गाइडेंस और मेंटरशिप के लिए? इसलिए मेंटर का वैसे ही देखो, इट्स लाइक एक गाड़ी है, ठीक है, बट आपने कहीं जगह पे पहुंचना है, जम्मू पहुंचना है, बेंगलोर पहुंचना है, जब आपको रास्ता नहीं पता होता, जब आपको उसका ट्रैकिंग पता नहीं, मैप पता नहीं होता, आप कहीं पे पहुंच नहीं सकते। यू हैव अ ब्रिलियंट आइडिया, आपके पास कंसेप्ट बहुत अच्छा है, बट उस कंसेप्ट का नेक्स्ट फेज क्या होगा, वो आपका उस कंसेप्ट का, उस डोमेन का। सपोज वी हैव अ कंसेप्ट इन फूड टेक्नोलॉजी, सपोज कोई आया कि मैं आरटीएस पे काम करना चाहता हूँ या आरटी फूड पे काम करना चाहता हूँ, वो मेरे पास आइडिया लेके आएगा, देन इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कनेक्ट हिम और हर विद द लीडिंग फूड टेक्नोलॉजिस्ट और कोई इंडस्ट्री वाला जिसने इस पे काम ऑलरेडी किया है। ये इंडस्ट्री वाला होना काफी जरूरी ये जरूरी है। मैं आपको बताऊं कि क्योंकि जब उन्होंने काम स्टार्ट किया होता है ना, इंडस्ट्री वाले ने जब अपना, तो कुछ लूप होल्स होते हैं, कुछ कंस्टेंट्स होते हैं, जो गलतियां उनको हुई होती है यही चीज बनाने में, वो गलतियां ये भी कर सकता है, ये जो इनोवेटर ये भी कर सकता है, अगर ये खुद जाए, खुद करे विदाउट कंसल्टेशन ऑफ द मेंटर्स, ये गलतियां उसमें भी हो सकती है, और उतना टाइम एक स्टार्टअप के पास नहीं होता ताकि हम वो गलतियों को कम से कम दोहराए और हमारी एक्यूरेसी जो हमने बनाना है, जो डेवलप करना है, उसमें कम से कम टाइम लगे। दैट वी नीड ए कनेक्टर, वी कॉल द मेंटर कनेक्ट। उसके बाद मैं आपको बताऊं क्यों जरूरी है, एक इंक्यूबेटर के क्यों जरूरी है ये। आप हर एक, वी कॉल दैट हर फॉर्मूला हो नहीं सकते, चाहे वो हेड है इंक्यूबेशन सेंटर का या इसके स्टार्टअप्स है, इनके अपने अपने डोमेन्स होते हैं और आपके पास आइडियाज बहुत प्रकार के होंगे। एग्रीकल्चर है, अलाइड एग्रीकल्चर में मेन एग्रीकल्चर आता है, बायोटेक्नोलॉजी आता है, हॉर्टिकल्चर आपका है, फूड प्रोसेसिंग आपका है, वेटनरी साइंस आपका है, सेरिकल्चर। तो हर एक डोमेन का एक मेंटर होना ताकि उसको गाइड करे, सो दैट वी मे ट्रांसलेट दैट आइडिया इनटू अ सॉर्ट ऑफ एन सस्टेनेबल प्रोडक्ट, वो होना बहुत जरूरी है। और आप देखोगे जितने भी, अगर हम देखेंगे ना सक्सेस ऑफ इंक्यूबेशन सेक्टर, उसमें भी एक फैक्टर है जो इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो है मेंटर पूल। जब तक आपके पास एक मेंटर पूल नहीं होगा ना, आपकी इंक्यूबेटर की सक्सेस नहीं हो सकती जी। That's why it's very important. It is very important. तो इंटरनेट की मैंने इस पर बात की थी कि क्या इंटरनेट हेल्पफुल रह सकता है? Exactly. सपोज जैसे हम अभी कर रहे हैं अपने इंक्यूबेशन सेंटर में, सपोज मैं अभी यहाँ हूँ, आपके साथ बोर्ड कोर्स कर रहा हूँ, वहां से एक इनोवेटर आएगा या इनोवेटर, उसको मेंटरशिप की जरूरत है। हमारे पास एक दैट्स वी कॉल द ई मेंटर पूल, ओके, मेंटर लूप बोलते हैं उसको हम।
वो एक सॉफ्टवेयर है, उसके से जो इंटरनेट की बात करें, वो सॉफ्टवेयर उसके साथ कनेक्टेड है, और जो ही जैसे मैं उसके साथ कनेक्ट करता हूँ लीडिंग इंक्यूबेटर्स के साथ, मेंटर्स के साथ, वैसे ही वो सॉफ्टवेयर काम करता है। ओके। वो एक इंटरफेस है जहां बच्चों को बैठना है, और सेम उसको लगेगा कि नहीं ये फेस टू फेस मेरे साथ बात कर रहा है, मेरे साथ कनेक्ट कर रहा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द IT एंड द टेक्नोलॉजीज इन द मेंटरशिप। बिल्कुल। सो नवीद साहब, क्योंकि when we talk about technology, when we talk about the sectors, specifically horticulture and agriculture, कई सारी चीजें इसमें आती है, लेकिन हम एक ऐसी जगह पे रहते हैं, कश्मीर जैसी जगह पे रहते हैं, जहां मार्केट शायद उतना बड़ा नहीं है। आई मे बी रॉन्ग, बट जब हम इसको देखते हैं उस पर्सपेक्टिव से, तो मार्केट उतना बड़ा नजर नहीं आता जितना बड़ा मार्केट शायद बाकी जगहों पे है। तो क्या हमारे जो प्रोडक्ट्स जो स्कॉस्ट ने बनाए हैं, या जो और इनोवेटर्स आपके पास आए, जिनके प्रोडक्ट्स जो आपने कहा कि कई सारे प्रोडक्ट्स अभी मार्केट में है, क्या शुरू के दौर में मार्केट से लिंक करना एक प्रॉब्लम बन जाती है? क्योंकि हमारे यहाँ जहन में कई सारी चीजें, हम ब्रांड कॉशियस एट टाइम हो जाते हैं, हम नया ब्रांड देखते हैं तो उतना ज्यादा उतनी जल्दी से उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो क्या वो इश्यूज रहते हैं हमारी सोसाइटी में? एग्जैक्टली, खासतौर पर अगर हम JNK की बात करेंगे, यहाँ पे जितने भी स्टार्टअप्स है ना, ये बहुत बड़ा इशू है, मार्केट कनेक्ट करना और फिर लोकल मार्केट को कैप्चर करना। वी कॉल इट द मार्केट सेगमेंटेशन। बट मैंने आपको बोला कि ये एक जरूरी है एक इंक्यूबेटर को, अगर आपने सक्सेस देखनी है इंक्यूबेटर की, देन आपके पास मेंटर कनेक्ट होना चाहिए, साथ में आपके पास एक मार्केटिंग कनेक्ट होना चाहिए। मैं आपको बताते चलूं कि हमारे जो भी स्टार्टअप्स हैं, कपल ऑफ स्टार्टअप्स हैं जिनको हमने इंटरनेशनल कनेक्ट किया है। हमारे प्रोडक्ट्स कनाडा में भी हैं अभी, है ना, कम से कम हमारे 15 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अमेज़न पे भी है अभी, आप उसको चेक कर सकते हो। और दिक्कत तो है, जो फर्स्ट इनिशियल फेज होता है वो दिक्कत है, बट उसको आप किस तरह कोप अप कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो, व्हेन यू हैव अ सॉर्ट ऑफ एन इन एडवांस मार्केट कनेक्ट। मैंने तभी बोला कि इसमें जरूरी है कि आपके साथ एक इंडस्ट्रीज जुड़नी चाहिए, कोलैबोरेशंस का होना बहुत जरूरी है। सपोज आपके पास स्टार्टअप है जो फूड टेक्नोलॉजी के साथ है, आपके साथ इंडस्ट्रीज वैसे होनी चाहिए जो फूड टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं, लाइक ITC, नेस्ले, ब्रिटानिया या कपल ऑफ अदर लोकल फूड कंपनीज आर देयर जो आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। और हमारी स्ट्रेटेजी क्या है कि हम जो ही हमारे पास स्टार्टअप बनता है ना, कोशिश करते हैं कि हम मार्केटिंग पार्टनर उसका बाहर से ही कोई ले। ओके, ठीक है ना। तो मार्केटिंग पार्टनर से क्या होता है, आपको शेयर करना पड़ता है उसके साथ, मानो 10% 20% आपने अपना 100 में से आपने 20 रुपए उसको देना पड़ेगा, और उससे आपको एक मार्केट शेयर बन जाता है। बिकॉज आप मार्केट में नए हो, आपको उतना एक्सपोजर भी नहीं है, बट आपकी अनसर्टेनिटी और रिस्क फैक्टर कम रहे, तो आपके पास वो स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी होनी चाहिए कि आप मार्केटिंग पार्टनर किसी को लो, वो बाहर में कहीं पे भी हो, तो उससे क्या होगा कि आपका बिजनेस चलना स्टार्ट हो जाता है। यानी हम सिर्फ जम्मू कश्मीर सेंट्रिक नहीं रह सकते, रीजन सेंट्रिक फोकस आपको नहीं रखना है। कपल ऑफ थिंग्स मैं आपको थोड़ा बताऊं, हमारे पास स्टार्टअप्स हैं जो इनपुट इंडस्ट्री में है, ऑर्गेनिक इनपुट इंडस्ट्री में है। आपने यहाँ देखा होगा डल वीड्स, we have one of a startup जिसने डल वीड को कन्वर्ट किया into a sort of ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। उसके लिए भी चैलेंज था, बट यहाँ पे क्या है, बिकॉज इज अ हॉर्टिकल्चर रिच स्टेट UT, जहाँ पे बाहर से इनपुट्स आता है, बाहर से दवाई आती है, बाहर से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आते हैं, तो हमारे लिए उतना दिक्कत वो नहीं रहा कि वो प्रोडक्ट यहाँ पेनिट्रेट करना। सेम इज द केस विद वी हैव कपल ऑफ अदर प्रोडक्ट्स जिनका यहाँ लोकल लेवल पे मार्केट टैप करना बहुत मुश्किल है। तो हमने कोशिश किया कि हम बेंगलुरु से, हमने कोशिश किया कि हम गुजरात से, हमने कोशिश की कि हम दिल्ली से कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज को उनके साथ कनेक्ट करें एंड टेक देम एज अ मार्केटिंग पार्टनर्स, जिनसे वो नेशनल लेवल तक कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो रीजन स्पेसिफिक ही बन सकती है, जैसे एक स्कॉस्ट का ही ब्रांड है जो वो इंस्टेंट नून चाय का ब्रांड। एग्जैक्टली, तो वो रीजन स्पेसिफिक रह सकता है क्योंकि इस रीजन में उसका एक बड़ा मार्केट है। उसमें मैं आपको बताऊं जो है जैसे नूनलेशंस प्राइवेट लिमिटेड, उसका बेसिकली रुझान है, हमारे फीडबैक बहुत अच्छे आ रहे हैं। वो ज्यादा क्योंकि यहाँ के बच्चे जो है वो फॉरेन कंट्रीज में वो अपने साथ लेते हैं, और हमें बहुत सारे ऐसे ऑर्डर आते हैं जो हमने डिस्पैच करने पड़ते हैं। बट वही मैं बताऊं आपको कि एक वर्ड ऑफ माउथ बन जाता है। अगर वहां बाहर किसी ने यहाँ से ले लिया, वहां और 10 है, तो वो 10 हमें ऑर्डर करते हैं कि दिस इज व्हाट। एक तो है रीजन स्पेसिफिक मार्केट उसका, बट नेशनल लेवल पे उसको किस तरह हम ले सकते हैं। इट्स नॉट ओनली नून कि नून चाहिए, बट वी हैव अनदर प्रोडक्ट्स विद दैट विद इन दैट पर्टिकुलर फ्रेमवर्क। उस स्टार्टअप के अंदर हमने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम अभी नेशनल लेवल पे कनेक्ट करने जा रहे हैं।
तो वो एक कहीं ना कहीं जो आप कहते हैं कि मार्केटिंग अगर नेशनल या इंटरनेशनल होगी उससे रीजन में भी फायदा होगा और बाहर जाके भी एक स्टार्टअप है हमारा, जैसे सैफरान इंडस्ट्री है यहाँ, तो एक हमारा स्टार्टअप है, he has come up with a sort of a kit. यस तो इंस्टेंट किट है वो, कि आपको एडल्ट्रेशन डिटेक्ट करता है एडल्ट्रेशन। नाउ वी हैव टू सी कि उसका पोटेंशियल यहाँ है, उसका मार्केट यहाँ है, बट उसका मार्केट ईरान में भी एग्जैक्टली इट्स वी वी हैव कनेक्टेड या तो लोकल लेवल पे उसको कनेक्ट करना है या तो नेशनल लेवल पे इस तरह कनेक्ट करना है ताकि उसका प्रोडक्ट वहां तक पहुंचे जहां पे उसकी जरूरत बन सकती है। इससे पहले हम एंटरप्रेन्योरशिप और पैसे की थोड़ी सी बात करेंगे। एक लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, ऑर्गेनिक। आज के वक्त में एक बार फिर से अब तमाम तर दुनिया ऑर्गेनिक की तरफ जा रही है। ऑर्गेनिक का नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, फिर चाहे कपड़े ही क्यों ना हो वो भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक ही हमारे जहन में रहता है। तो जो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, क्या उनमें इन सब चीजों का ख्याल रखा जाता है? क्योंकि शायद आने वाले वक्त में मार्केट वही है और मार्केट की डिमांड वही है। यस, अभी जितने भी हमारा जो फोकस है ना, हम कोशिश कर रहे हैं, मैं आप नहीं बताऊं कि 100% ऑर्गेनिक है, बट कोशिश है कि कम से कम उसमें केमिकल का उपयोग हो, ठीक है ना, कम से कम उसमें ऑर्गेनिक चीजें, इनऑर्गेनिक चीजें हो। और जैसे मैंने भी बताया कि वी हैव कपल ऑफ स्टार्टअप्स जिनका फोकस ही ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। एग्जैक्टली, वी हैव अनदर स्टार्टअप सेरिकल्चर, सेरिसन एक आपने देखा होगा, उस वेस्ट से वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाता है, तो उसमें भी वो ओरिजिनलिटी है जो आप अभी बात कर रहे थे ऑर्गेनिक, उसमें भी वो चीजें हैं, क्योंकि उसमें उस प्रकार का कोई चीज इस्तेमाल नहीं होती। उसका मैं बताऊं, उसका जो हमने कनेक्ट भी करवाया है, जैसे सॉर्ट ऑफ एन बेंगलुरु बेस्ड इंडस्ट्री एस्पाटिका, तो उसके साथ उसका कनेक्टेड है, मार्केट कनेक्टेड है, and now we are launching that in that particular region as well. So इन चीजों का ख्याल रखा जाता है। Before we end this, the most important part जो आपने शुरू में कहा, it is the stability and पैसा, क्योंकि at the end आपको अपनी स्टेबिलिटी के लिए, सस्टेन करने के लिए पैसा कमाना। स्टेबिलिटी, पैसा, उससे ज्यादा है इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट। सोशल इम्पैक्ट तो है, पैसा तो कभी भी कहीं पे भी बना सकता है बंदा, बट जब आपका सोशल इम्पैक्ट ना हो, तो सोशल इम्पैक्ट हो तो पॉपुलेशन लेगी, उसमें कस्टमर लेगा, जब कस्टमर लेगा तो पैसा खुद ब खुद आ जाएगा। बिल्कुल सही। तो जो ये वाला फैक्टर है, जो मनी मेकिंग वाला फैक्टर है, इसमें कितना वक्त लगता है एक ब्रांड को इंक्यूबेशन से लेके ब्रांड बनने में, और ब्रांड बनने से लेके उस लेवल की इंडस्ट्री बनने में जहां वो पैसा कमाना शुरू हो जाए, जहां वो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बने? स्टार्टअप की बात करेंगे ना, मैं नहीं कहूंगा टिपिकल बिजनेस, जी नहीं, टिपिकल बिजनेस यूनिट अगर आप खोलोगे तो एक साल में जो है अपना जो है ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हो, बट स्टार्टअप की बात करें, इट्स लॉन्ग जर्नी, एंड स्टार्टअप इज अ लॉन्ग जर्नी बिकॉज इट्स इनोवेशन बेस्ड प्रोडक्ट वेयर यू हैव टू डिसरप्ट द मार्केट फर्स्ट। आपको डिसरप्शन की बात यहाँ पे आती है, और जब डिसरप्शन की बात आती है ना, तो लोग शायद ही उसको पहले आप एक्सेप्ट करते हैं। सो इट टेक्स एज रिगरस मार्केटिंग सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रेटजी। और कम से कम मैं आपको बताऊं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आपने लॉन्च कर लिया मार्केट में प्रोडक्ट, अगर वो स्टार्टअप प्रोडक्ट है, तो कम से कम उसको 1-1.5 साल जो है अपना ब्रेक हासिल करने लगेगा। तो जर्नी काफी लंबी होती है, बट यूजुअली जैसे आपने स्टोरीज अभी तक इससे पहले भी बताई कि इम्पैक्टफुल ही है, ओवरऑल इम्पैक्टफुल है। तो जो वो इम्पैक्ट क्रिएट करती है, सोशल चेंज, आपने कहा कि कहीं ना कहीं हमारे जो प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन लेके आती है। तो जो लोग आपके पास आते हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं, या जो वो प्रोफेसर्स आपके पास आते हैं इंक्यूबेशन सेंटर में लेके, क्या हर एक प्रोडक्ट कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम के साथ ही लिंक्ड होता है, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जो किसी नई चीज की क्रिएशन होते हैं? बेसिकली स्टार्टअप ही नाम इसी का, मैंने अभी बोला कि जब आपके पास कोई इस प्रकार का कंसेप्ट, आइडिया, इनोवेशन हो जो डिसरप्ट करे मार्केट को। जब डिसरप्शन की बात आती है ना, तो ये इन इट्स ओन ये डिफरेंट है बाकी चीजों से। हमारे पास जितने भी स्टार्टअप है, वो अलग अलग एक क्षेत्र में काम करते हैं और अलग अलग उनका इनोवेशन है। वो इनोवेशन मैंने तभी बोला कि वी हैव 15 सच इनोवेटर्स जिन्होंने नेशनल लेवल पे कम्पीट किया है। और नेशनल लेवल पे कम्पीट मींस कि वो उस तरह का प्रोडक्ट कहीं पे है ही नहीं, तभी उनको वहां से निकाल के वो ग्रांट दिया गया। तो हमारे पास राइट फ्रॉम द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक इनपुट्स, to the nutraceutical the segment, to the cosmetic, to RTS foods, RTE foods, ready to eat, ready to serve food, इस तरह के सेगमेंट्स हमारे पास हैं जो डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से, वो टोटली डिफरेंट है। और अगर आप अभी हमारा जो इकोसिस्टम है यहाँ जम्मू एंड कश्मीर का जो इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में
जैसे मिक्सचर ऑफ द स्टार्टअप एंड व्हाट वी कैन कॉल द बिजनेस यूनिट्स। तो तभी थोड़ा सा ये नजर नहीं आ रहा है कि किस प्रकार की का प्रोडक्ट है, किस प्रकार का ये डिस्क्रिप्शन ला रहा है मार्केट में। तो जो ही जिस दिन ये डिफरेंशिएट हो गया कि दिस इज अ टिपिकल बिजनेस यूनिट एंड दिस इज अ टिपिकल स्टार्टअप यूनिट, तो आपको समझ आएगा कि स्टार्टअप और बिजनेस टिपिकल में इनमें अंतर कितना है और इनमें डिफरेंस कितना है इनके प्रोडक्ट्स में भी और इनके टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही। जो भी आप ये नवीद साहब फंडिंग की बात करते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी बिजनेसेस ऐसे रहते होंगे, मेजॉरिटी स्टार्टअप्स ऐसे रहते होंगे जिनको एक स्टेज, इनिशियल स्टेज के आइडिया जनरेशन या रिसर्च के बाद पैसे की काफी ज्यादा जरूरत है एक नेक्स्ट लेवल पे लेने के लिए। तो उसमें इंक्यूबेशन सेंटर्स कितनी हेल्प करते हैं, और उसमें वो जो बच्चे हैं, वो स्टूडेंट्स है, वो ब्रेन जो चाइल्ड है, वो किस डायरेक्शन में जाए ताकि वो एक प्रॉपर फंड ले सके, सरकार से या कुछ और एजेंसी से? जब भी एक इनोवेटर इंक्यूबेशन सेंटर के पास आता है ना, वो यही एक्सपेक्टेशन लेके आता है, ये मुझे एक तो मेंटर कनेक्ट हो ताकि मैं देखूं कि आगे किस तरह बने, और जब एक शेप आती है ना एक कंसेप्ट की, एक आइडिया की, देन उसको ट्रांसलेट करने के लिए पैसा लगता है। ठीक है ना, वी कॉल दैट द फंड्स फॉर हैंड सपोर्ट। मैं अपनी इंक्यूबेशन सेंटर की बात करूं, वी आर नाउ होस्टिंग 4 मेगा प्रोजेक्ट्स। ओके, हमारे इंक्यूबेशन सेंटर ने, इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने 4 ऐसे प्रोजेक्ट्स लाए हैं। द फर्स्ट प्रोजेक्ट इज ITBI, इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर। दैट्स अ 5 करोड़ प्रोजेक्ट जो इन्हीं बच्चों के लिए है, फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली। एक हमारा एक है, दैट्स वन ऑफ इट्स काइंड सेंटर इन जम्मू एंड कश्मीर, वी कॉल दैट EUA। दिस इज बायरेक स्कीम, DBT की स्कीम है। तो उसमें भी इन्हीं छोटे छोटे बच्चों को जो पढ़ते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज में, उनको किस तरह हम मोटिवेट करें सो दे मे कम इन द एरिया ऑफ इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप। वो प्रोजेक्ट हमारे पास है, वो इसलिए कि ताकि हम इनको सपोर्ट करें। अनदर इज JKCIP, उसमें भी हमारा एक इंक्यूबेशन प्रोजेक्ट है, जिसमें भी हमने यंग माइंड्स को ही हैंड होल्ड करना है, उनको सपोर्ट देना है, फाइनेंशियली उनको स्ट्रेंथ करना है, सो दैट कि वो अपने कंसेप्ट को ट्रांसलेट करें। अनदर इज द मेगा प्रोजेक्ट इज RBIC, रूरल बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर। वो 14.5 करोड़ का हमारे पास प्रोजेक्ट है। और उसके भी ऑब्जेक्टिव यही है कि आप किस तरह एक ग्रास रूट इनोवेटर को, ये रूरल इंक्यूबेशन सेंटर, रूरल जो एरियाज में ग्रास रूट इनोवेटर, उस इनोवेटर को किस तरह अपने पास लाओगे, इस डोमेन में खींचोगे, और फिर उसको किस तरह से आप हैंड होल्डिंग सपोर्ट करोगे टिल जब तक वो मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस द इंक्यूबेशन सेंटर, जहां पे हमारे पास प्रोविजंस बहुत प्रकार के हैं दिस फंडिंग स्कीम के। अनदर इज मेगा प्रोजेक्ट और हमारे पास आया है माइटी का, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसमें हमारा एक इंक्यूबेशन कंपोनेंट है। उस इंक्यूबेशन कंपोनेंट में हमारे पास 3 इंडस्ट्रीज हैं। द फर्स्ट वन इज एप्पल हॉर्टिकल्चर, एप्पल 3 क्रॉप्स हैं, एप्पल, सैफरन एंड वॉलनट। इन 3 एरियाज में जहां जहां पे भी कोई प्रॉब्लमेटिक इशू है, बहुत प्रकार के प्रॉब्लम्स इश्यूज हैं। अगर कोई जो ऑडियंस ये सुन रहा है, अगर किसी के पास इन 3 इंडस्ट्रीज में जो जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स के का सोल्यूशन है, दे कैन कम कॉन्टैक्ट आवर इंक्यूबेशन सेंटर, वी आर हियर टू हैंड होल्ड देम। वो हमारा प्रोविजन है इस माइटी प्रोजेक्ट में। और वहां पे हम इनको फंड सपोर्ट करेंगे, मेंटर कनेक्ट करेंगे, और इनको वो फैसिलिटीज देंगे ताकि हम इनके आइडियाज को एक लॉजिकल मार्केट में ले जाए। तो देयर आर स्कीम्स, देयर आर अवेलेबल फंड्स, इट्स जस्ट कि लोगों के पास अगर बेहतर आइडिया है वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर उनका आइडिया उस लेवल का हो कि वो एक प्रोडक्ट, एक ब्रांड बन सकता है, तो देयर आर इनफ फंड्स कि उन्हें हेल्प की जा सकती है। जैसे आप एग्री बिजनेस की बात करते हैं नवीद साहब, क्या देखते हैं आप आने वाले वक्त में एग्री बिजनेस का कितना स्कोप है? अगर हम रीजन स्पेसिफिक फिलहाल रहते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं या कश्मीर की बात करते हैं, तो एग्री बिजनेस का कितना स्कोप है आने वाले वक्त में? कहाँ हमारे बच्चे जो स्कॉस से पढ़ते हैं या बाहर से पढ़ के आए हैं, एग्रीकल्चर जानते हैं, अलाइड सब्जेक्ट्स जानते हैं, उनका फ्यूचर कितना अच्छा हो सकता है इस डोमेन? हाँ, अगर हम एग्री बिजनेस की बात करेंगे ना, ये एक ऐसा डोमेन है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बिकॉज आपके पास प्योरली, जिसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं या हॉर्टिकल्चर या अलाइड सेक्टर्स कहते हैं, इसमें वही ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हुआ करती थी। अगर हम बात करेंगे आज से 5-8 साल पहले, ट्रेडिशनल एस्पेक्ट से मे बी शायद वो जो फार्मर है या इसके साथ जो कनेक्टेड थे, वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते थे। जब से IT का बूम आया है, व्हाट वी कैन कॉल ऑटोमेशन का बूम आया है, AI का बूम आया है, इससे लोग का रुझान ज्यादा बढ़ गया इसके साथ।
ठीक है ना। और हमें जो ट्रेडिशनल फार्मिंग थी, आपने ट्रेडिशनल को सबसिस्टेंस फार्मिंग में कन्वर्ट, कमर्शियल फार्मिंग में कन्वर्ट किया है। ये जो कन्वर्शन है ना फ्रॉम ट्रेडिशनल टू कमर्शियल फार्मिंग, इसने एग्रीकल्चर को एक अपना एक ग्रोथ दिया है, एक डिफरेंट एक स्फीयर, एक हॉरिजन दिया है। उससे क्या हुआ कि जो भी जितने भी बच्चे इसके साथ मुंसलिक हैं अभी एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर के साथ, वो आप इसी में जाना चाहे वो सर्विस सेक्टर में हो, आप देखोगे यू विल सी एन नंबर ऑफ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स जो अभी सर्विस बेस्ड काम करते हैं, हॉर्टिकल्चर सर्विस बेस्ड काम करते हैं। आपने बहुत हमारे दूरी ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो अभी काम करते हैं राइट फ्रॉम सोइंग टिल द हार्वेस्टिंग, वो आपको पूरा गाइड करते हैं और बताते हैं कि कैसे करना है। एग्जैक्टली। So you see a bright future इस सब में अगर ओवरऑल हम देखें आने वाले वक्त में। Exactly. So before we conclude this, one last question नवीद साहब, क्या कुछ टिप आप देना चाहेंगे उन लोगों को जो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं शुरू, या उनके पास उन लोगों को जिनके पास कोई आइडिया है, जिनको लगता है कि ये एक बेहतर स्टार्टअप की शक्ल ले सकता है, उनके लिए कोई ऐसा गाइडिंग पॉइंट, कोई ऐसी टिप, कोई ऐसी बात जो वो अपने जहन में रखें बिफोर कि वो अपना ये चीज, अपना स्टेप आगे ले जाए? सबसे जो मेन और की फोकस होना चाहिए, दैट्स आप किसी फेज में हो, लाइफ की किसी भी फेज में हो, चाहे आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, आपके पास डिग्री है या नहीं डिग्री है, बट अल्लाह ताला ने आपको एक चीज दी है जो आपके साथ, चाहे वो आप लिटरेट हो या लिटरेट हो, आपके साथ जुड़ी है, वो है दिमाग, वो है आपकी सोच। उस सोच को अगर आप सही से इस्तेमाल करो, सो दैट यू मे आइडिया समथिंग, आप देखोगे घर पे कितनी प्रॉब्लम आप फेस करते हो, सिर्फ आपने अपनी सोच उन पे लगानी है, सो दैट वी मे कम अप सॉल्यूशन टू दोज प्रॉब्लम्स। इतना आपने करना है, आपने सिर्फ सोच करनी है, आपने डेवलप कुछ नहीं करना है। तो उसके बाद आप अपने आप को जोड़ो एक इंक्यूबेशन सेंटर्स के साथ। मैं आपको बताऊं, ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसा स्टेट है, यूटी है, जहां पे यू विल सी a chunk of incubation centers। 13 इंक्यूबेशन सेंटर आपकी स्टेट में, जो कहीं भी इस प्रकार के इंक्यूबेशन का जो है रुझान नहीं है बाकी जो है स्टेट्स हमारे मुल्क के हैं। तो 13 इंक्यूबेशन सेंटर है, उनके साथ आप जुड़ो, कम इन दिस एरिया ना, एंड सी कि गवर्नमेंट ने कितनी स्कीमें ऐसे रखी है, आपको अब लोन लेने की जरूरत नहीं है। That is very important। आपको अब किसी बैंक को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके पास ग्रांट एड सपोर्ट आता है, इग्निशन ग्रांट्स आपके पास आते हैं, सीड ग्रांट्स आपके पास आते हैं। वो सिर्फ व्हाट वी नीड इज योर टाइम, डिटर्मिनेशन एंड आइडिया। इफ यू आर वेल वर्स्ड विद द आइडिया, कम एंड आप एक इंक्यूबेशन सेंटर के साथ जुड़ जाओ एंड सी के एक ड्रास्टिक चेंज आप अपने आप में पाओगे, राइट फ्रॉम, बिकॉज आपको पैसा भी मिलेगा, आपको गाइडेंस भी मिलेगी, और आपको एक कनेक्ट भी मिलेगा, जिस कनेक्ट से आप अपनी जो सोच है उस सोच से एक प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी बन के वो मार्केट में बनाओगे, जिससे आपकी अपनी ब्रांड इक्विटी होगी और जिससे आप समाज को भी जो है जो बेहतर जो है अपना आपका रोल होगा एक सोशल इम्पैक्ट में। चलिए, थैंक यू सो मच नवीद साहब, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। तो ये थे नवीद हमीद साहब, जिन्होंने एग्री इकोनॉमी के हवाले से बात की, और किस तरीके से आज के वक्त में अगर आपके पास कोई आइडिया है और आपको लगता है ये किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है जो एग्रीकल्चर या अलाइड सेक्टर के साथ जुड़ी है, तो आप देयर आर सो मेनी स्कीम्स, देयर आर सो मेनी सेंटर्स जहां आप जा सकते हैं, उनसे राब्ते में आ सकते हैं और एक अपने आइडिया को एक ब्रांड में तब्दील कर सकते हैं और सोसाइटी में एक बेहतर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो तमाम तर उन बच्चों के लिए जो खास तौर पे एग्रीकल्चर साइंसेज से जुड़े हैं, जो एग्रीकल्चर या अलाइड सेक्टर्स को जानते हैं, समझते हैं और उन्हें लगता है कि वो कोई ऐसी चीज बना सकते हैं जिससे एक सोशल इम्पैक्ट होगा, या वो कोई ऐसी चीज बना सकते हैं जो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन रहेगा, तो उनके लिए ये एपिसोड काफी इम्पैक्टफुल रहेगा और काफी हेल्पफुल रहेगा। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए अब बने रहें कश्मीर लाइफ के साथ।